हे एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 8th चैप्टर है एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दिखते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि ऐसा क्या है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास ना हो? तो इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल जिसमें प्रेजेंट होगा वो लिविंग होगा, जिसमें सेल नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। कुछ सिंगल सेल से बने होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जबकि कुछ बहुत सारे सेल से बने होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लाइक अस। अब अगर देखें व्हाट इज सेल, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, और ये परफॉर्म करते हैं लाइफ के सारे असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के एबल होते हैं, ये कैपेबल होते हैं। इट मीन्स कुछ भी सेल से छोटा होगा तो वो इंश्योर नहीं करता इंडिपेंडेंट लिविंग। इसीलिए सेल को हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। मीन्स सेल तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज अ लिविंग क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। उसके बाद अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूनहोक, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा। उसके बाद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के इन्वेंशंस जो उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई, और भी सेल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिटेल में रिवील होते गए। देन सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था। इन 1838 मैथिस श्लाइडन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व करा और उन्होंने ये देखा कि सारे प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि फ्यूचर में टिश्यू बनाते हैं। मीन सेल से पहले टिश्यू बना और वही टिश्यू जो है पूरे प्लांट को कंपोज कर रहा है। उसी टाइम पे दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान। इन्होंने 1839 में, ये भी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अच्छा, एनसीईआरटी में ये एक नया चेंज है तो इसे तुमने ध्यान रखना है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा था, लेकिन अगर आपके पास न्यू है अपडेटेड एनसीईआरटी है तो उसमें जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा है। तो जो श्वान थे उन्होंने जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले श्वान ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया अपने स्टडीज के बेसिस पे कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। प्लांट सेल का यूनिक फीचर भी श्वान ने ही बताया था, और अपने इन्हीं स्टडीज के बेसिस पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज करा, जो कि है सारे एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडीज कंपोज्ड होती है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही सबकी बॉडी बनी होती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। देन स्लाइडन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, जबकि इसकी एक जो ड्रॉबैक है वो है इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन करा कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो इसी ड्रॉबैक को फिर ओवरकम किया रोडल्फ विर्चो ने। उन्होंने 1855 में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल्स जो हैं वो पुराने ही सेल से बने होते हैं। एक उन्होंने लैटिन फ्रेज दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ही होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया जो श्वान एंड स्लाइडन ने दिया था, और उन्होंने फाइनल शेप दिया। तो जैसे श्वान और स्लाइडन ने कहा था सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं, तो उसमें एक नया स्टेटमेंट ऐड हुआ, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो
जो हम अपडेटेड सेल थ्योरी देखते हैं वो या मॉडिफाइड सेल थ्योरी देखते हैं, उसमें तीनों साइंटिस्ट का नाम आता है। देन ओवरव्यू अगर हम देखें सेल का, तो जब भी हम एक सेल को देखते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें दिखती है। एक हमें दिखता है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल और इसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। तो जब भी हमें प्लांट सेल को स्टडी करना है तो हम अनियन पील को स्टडी करते हैं, और अगर हमें एनिमल सेल को स्टडी करना होता है तो ह्यूमन चिक सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो जब हम प्लांट सेल स्टडी कर रहे होते हैं अनियन सेल की हेल्प से, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल है आउटर वो बाउंड्री की तरह, और उसी के अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। जबकि हम जब ह्यूमन चिक सेल पढ़ते हैं टू स्टडी एनिमल सेल, वहाँ पे देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर की तरह। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। जो हमने डीएनए पढ़ा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। जबकि अगर हम वायरसेस के केस में देखें तो वहाँ डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए। इसके अलावा सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई अगर है तो उस टाइप के सेल को कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। जबकि अगर उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इसीलिए सेल दो तरीके के हम पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इन दोनों के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा स्पेस है। इसी के अंदर जो है मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, इसलिए हम साइटोप्लाज्म को मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड सेल्स, दोनों में ही ये मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ की तरह काम करता है। मीन्स मेन एरिया जहाँ पे मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। यहीं पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि सेल को लिविंग कंडीशन में रखते हैं। मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता है। अब न्यूक्लियस के अलावा भी सेल्स के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। जबकि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए वो दोनों तरीके के सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो और भी दो ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ईआर के सरफेस के ऊपर भी ये प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल राइबोसोम के अलावा एक और ऐसा ऑर्गेनेली कंटेन करता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल को हेल्प करता है डिवीजन के टाइम पे। सेल्स जो हैं वो साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़ में बहुत वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसका जो साइज़ है वो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल को अगर हम देखें तो वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। वही मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के केस में ह्यूमन ब्लड सेल्स जो है उसका साइज है अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर, मीन 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये याद रखना है। नर्व सेल्स जो हैं, कुछ नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स भी हो सकते हैं, 1 मीटर तक इनकी लेंथ जा सकती है। सेल्स अपने शेप में भी बहुत वेरी करते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक,
और इवन इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं। तो ये अपने शेप में वेरी करते हैं, साइज में भी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जिस तरीके का फंक्शन है उस तरीके का इनका शेप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। देखो आरबीसी का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव। साइज क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड शेप होती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। अगर हम नर्व सेल को देखें तो ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। ट्रैकीड को देखें तो वो इलोंगेटेड सेल है, जबकि अगर हम मेसोफिल को देखें तो राउंड एंड ओवल सेल। अब हम एक एक करके दोनों सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, देन हम यूकैरियोट्स पे जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कौन कौन करते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जनरली स्मॉल होते हैं और ये यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी वेरी करते हैं अपने शेप एंड साइज में। ठीक है, बेसिक शेप्स इनके 4 हैं। बेसिलस जो कि रॉड लाइक होता है, कोकस जो कि स्फेरिकल होता है, विब्रियो जो कि कॉमा लाइक होता है, और स्पाइरलम जो कि स्पाइरल होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल का, मीन्स फंडामेंटली उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, लेकिन शेप एंड फंक्शन वेरी हो सकता है। जितने भी हम प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे उनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है, सराउंड करती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा जो है वो बिना सेल वॉल के होती है। ठीक है, देन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है सब में, हमने ये देखा था, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, वो सब में होगा, और जेनेटिक मटेरियल हर तरीके के सेल में होगा। तो सेम यहाँ पे वही लिखा है। यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड होता है, यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो जो डीएनए है, उसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। मीन्स ऐसा डीएनए जो जीनोमिक डीएनए के अलावा है, एक्स्ट्रा है। जीनोमिक डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है, सर्कुलर डीएनए होता है ये। इनके अलावा यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है जीनोमिक डीएनए के बाहर पे। ये सेल्स, ये जो डीएनए है, इनको हम कहते हैं प्लास्मिड्स। प्लास्मिड क्या करता है? ये यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अगर हम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखते हैं तो उनमें से एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मीन्स अगर उस बैक्टीरिया के पास वो वाला प्लाज्मिड है, पर्टिकुलर मान लो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक जीन है, वो जीन उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर उसके प्लाज्मिड डीएनए में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे की चैप्टर्स में, आगे क्लासेस में। यहाँ पे तुम देखोगे कि डीएनए को, प्लाज्मिड डीएनए को यूज किया जाता है ये मॉनिटर करने के लिए कि बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं, बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्लाज्मिड का ही यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होती, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, एक्सेप्ट राइबोसोम। इनके पास यूनिक इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल कह सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको कहते हैं मीजोजोम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है प्रोकैरियोट्स का। ये मीजोजोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती है, और मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में ये मीजोजोम्स ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब में ये हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख ले, यहाँ पे भी साइड में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल का अगर साइज देखो तो 10 टू 20 माइक्रोमीटर। एक टिपिकल बैक्टीरिया का देखो तो 1 टू 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ को देखो तो
1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज देखें तो 0.2 टू 0.2 माइक्रोमीटर, मीन्स ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग फिल्टर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप क्या होता है? जब हम बैक्टीरियल सेल तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में, मेनली बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि इनका जो सेल एनवेलप है, मीन्स कवरिंग जो है सेल की, वो 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जो आउटर मोस्ट है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, फॉलोड बाय सेल वॉल। इसके अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल, और सबसे अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हर एक लेयर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये हमेशा एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को इनके बेसिस पे, सेल एनवेलप के बेसिस पे हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। कैसे? जो हम यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर में जो एनवेलप, जो बैक्टीरिया स्टेन को गेन करेगा वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो डिफर करता है कंपोजिशन में, थिकनेस में, सभी बैक्टीरिया के बीच में। तो अगर हम देखें ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो लूज शीट के फॉर्म में भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर, और ये थिक भी हो सकता है जिसको कहते हैं हम कैप्सूल, मीन्स कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स, और ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। स्लाइम लेयर का काम है इनको डिहाइड्रेशन से बचाना, जबकि कैप्सूल का काम है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से हाइड करके रखना, ताकि बैक्टीरिया के ऊपर होस्ट का इम्यून सिस्टम अटैक ना कर सके। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल देखें तो सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, शेप डिटरमाइन करना, इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये बैक्टीरिया को बर्स्ट या कोलैप्स होने से भी बचाता है। अब नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है नेचर में, और ये आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होती है जिनको हम कहते हैं मीजोजोम। इन्हीं इनफोल्डिंग्स को मीजोजोम कहा जाता है। तो मीजोजोम एक्सटेंशन से बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये एक्सटेंशन वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टिब्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेमिला के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मीन्स ये लेमिला के फॉर्म में है, ये यहाँ पे इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और यहाँ पे ये वेसिकल के फॉर्म में भी, ये वेसिकल हो गया, ये ट्यूब्यूल हो गया, और ये लेमिला हो गया। तो इन तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? ये किस में हेल्प करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में। इसके अलावा रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, देन एंजाइमेटिक कंटेंट में हेल्प करते हैं ये। कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिसको कहते हैं हम क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, मींस ये उन बैक्टीरिया में होंगे जो कि फोटोसिंथेटिक होंगे, लाइक साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कुछ बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर वो मोटाइल है तो उनके पास मोटिलिटी के लिए कुछ ऑर्गन होना चाहिए, कुछ मोटिलिटी के लिए कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर वो मोटाइल है तो उनके पास होता है फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला किसकी एक्सटेंशन है? सेल वॉल की। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखना है तुम्हें। अब यहाँ पे बैक्टीरिया नंबर और अरेंजमेंट में वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत रेंज शो करते हैं ये। इनका जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट्स का बना होता है। यहाँ पे एक होता है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट होगा और वो सेल सरफेस से एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ। देन फ्लैजिला के अलावा यहाँ पे पिलाई और फिम्ब्रियाई भी होते हैं जो कि सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका रोल मोटिलिटी में नहीं होता। पिलाई का रोल होता है, ये क्या है? पिलाई ट्यूबुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पिलिन प्रोटीन से बना होता है,
इसका काम है कॉन्जुगेशन में, जबकि फिब्रियाई का काम क्या है, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्प्राउट्स फाइब्रिंग स्पॉट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट बॉडी, होस्ट टिश्यू से भी अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखें तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज में हो सकता है। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं 50s एंड 30s। 50s यूनिट लार्जर यूनिट है और 30s यूनिट स्मॉलर सब यूनिट है। जब भी ये प्रेजेंट होंगे साथ में तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं 70s राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ पे अगर बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो तो उनको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। यहाँ पे पॉलीसोम जो है उसका राइबोसोम क्या काम करता है, ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन के अंदर। मींस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जो होगी उसको ये ट्रांसलेट करके देगा प्रोटीन्स फॉर्म में, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यही रीड कर रहा है। इसके अलावा है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या करते हैं, रिजर्व मटेरियल को रखते हैं अपने अंदर स्टोर करके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, मींस ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अब अगर हम देखें तो इनके अलावा गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हम वैक्यूल्स तो कह रहे हैं बट ये वैक्यूल होते नहीं है, इनको हम सीडो वैक्यूल कहते हैं क्योंकि ये एक तरीके की इंक्लूजन बॉडी है और यहाँ पे कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि वैक्यूल्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे एज सच कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस ये गैस कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसको हम गैस वैक्यूल कह रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है खत्म। यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। हम आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिनमें से 4 किंगडम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं। सिर्फ एक बैक्टीरिया का किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोट्स में आता है। यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं साइटोप्लाज्म के, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, इनमें भी 2 टाइप्स आते हैं जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों डिफरेंट हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं और इनके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होता है जो, जबकि ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होता है जो कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में एब्सेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जिसमें हमें सेल वॉल क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी दिखता है, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखता है। बाकी ऑर्गेनेल्स तो सिमिलर ही हैं। अगर हम एनिमल सेल देखें तो एनिमल सेल में हमें सेंट्रियोल दिखता है, माइक्रोविलाइज दिखते हैं इसके अंदर हमें। अब हम एनिमल सेल के यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। वो हर तरीके के यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सिमिलर ही होता है। फर्स्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन को 1950s में देखा गया था जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, तो वहाँ पे ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन को देखा गया। इसमें इन्होंने साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है। मेजर लिपिड जो है वो है फॉस्फोलिपिड जो कि बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, लिपिड्स अरेंज होते हैं जिसमें पोलर हेड जो है वो आउटर साइड पे होता है और हाइड्रोफोबिक टेल या फिर नॉन पोलर टेल जो है वो इनर साइड पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रोल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं।
बाद में इसका जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो पेरिफेरल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अंदर की साइड भी हो सकते हैं प्रेजेंट। तो यहाँ पे और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यहाँ पे चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमें इसका स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देखा तो हमें पता चला कि प्रोटीन और लिपिड का जो रेशो है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप्स में। अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो इनके आरबीसी में अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। और डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन्स कौन सा प्रोटीन कितने इजिली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इसके बेसिस पे मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। जिनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है वो होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स, और जिनको निकालना थोड़ा सा इजी है वो होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो या तो पूरा कंप्लीटली दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा हो, दोनों लेयर्स को, या फिर वो सिंगल लेयर के पास प्रेजेंट हो, इसलिए मीन्स पार्शियली हो या फिर टोटली बरीड हो मेम्ब्रेन के अंदर। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें तुम्हें इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, यहाँ पे पार्शियली बरीड प्रोटीन भी दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी दिख रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन के साथ अटैच्ड है मीन्स ये ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन लिपिड के साथ अटैच है तो ये ग्लाइकोलिपिड की चेन ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। ये क्लियर है? ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अकॉर्डिंग लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है और इसकी वजह से ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन शो करता है ओवरऑल लेयर में। इसकी ऐसी एबिलिटी जो है इसकी एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन जो है वो मेजर्ड की जाती है एज इट्स फ्लूडिटी। ठीक है, इसकी यही एबिलिटी मूव करने की, इसको हम फ्लूडिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं। देन फ्लूइड जो नेचर है मेम्ब्रेन का ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके, लाइक सेल ग्रोथ। अगर फ्लूइड नेचर का होगा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प कर रहा है, सिक्रेशन में, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एटसेट्रा, ये सारा उसके फ्लूइड नेचर की वजह से है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अपने अंदर अपने में से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है। जैसे मेम्ब्रेन हमने देखा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने से पास ऑन होने देगी दोनों साइड में। अब यहाँ पे कुछ जो है मॉलिक्यूल्स बिना किसी एनर्जी के पैसिवली मूव कर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं, वो मूव कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू along the concentration gradient, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये मूव करेंगे। तो यहाँ पे ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ना यहाँ पे किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे पैसिव के अगर हम देखें तो पैसिव के भी दो टाइप्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स हैं, एक है डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपल हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है बट यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट होती है। एक चीज और याद रखना, ये जो सिंपल डिफ्यूजन है वाटर के केस में इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन शो करता है? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर लिपिड लेयर से क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए इनको कैरियर प्रोटीन चाहिए जो कि इसके फैसिलिटेशन करवा देता है। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। इसके अलावा कुछ आयंस होते हैं जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मींस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, तो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मींस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं आयंस के केस में। और
इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप के केस में वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इन आयंस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। द नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ये आउटर कवरिंग फॉर्म करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है फंजाई और प्लांट्स के अंदर। ये सिर्फ शेप ही प्रोवाइड नहीं करती बल्कि ये प्रोटेक्ट भी करती है मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, तुमने सेल टू इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में सेल मेम्ब्रेन का रोल देखा था, यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन में सेल वॉल का रोल है। और यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मींस ये एक तरीके से बैरियर की तरह भी एक्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम एल्गी के केस में देखें तो एल्गल सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जबकि अगर हम दूसरे प्लांट्स का देखें तो उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो है यंग प्लांट, अगर हम यंग प्लांट के सेल वॉल को देखें तो प्राइमरी वॉल जो है वो ग्रोथ करवाता है, जो कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है तो प्राइमरी सेल वॉल अपने आप जो है वो हटने लग जाता है जैसे ही सेल मैच्योर हो रहा है, और सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड पे बनना शुरू हो जाता है। इनर साइड पे बनना शुरू हो जाता है, इट मींस अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर सेल वॉल है तो सबसे पहले ये क्या था, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल थी ये, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा प्राइमरी सेल वॉल यहाँ से हटने लग जाएगा और इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, और ये फिर हट जाएगा पूरा। क्लियर है ये चीज? टुवर्ड्स मेम्ब्रेन मींस ये जो सेकेंडरी सेल वॉल बनी है वो किसकी तरफ को बनी है, मेम्ब्रेन की तरफ को बनी है ना, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन मिडल लैमेला इज अ लेयर बिटवीन लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट की मिडल लैमेला होती है जो कि दो नेबरिंग सेल्स को ज्वाइन करके रखती है। मींस अगर ये एक सेल है दूसरा सेल ये है तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा मिडल लैमेला जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला जो है मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, मींस ये इनको प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्रॉस कर सकता है। बीच बीच में गैप होता है प्लाज्मोडेस्माटा का जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। देन आता है, अच्छा एक चीज और याद रखना, सेल वॉल में अगर पूछा जाए तो जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, ये तुमने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नाउ स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। देखो हर एक ऑर्गेनेलीज जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज वो फंक्शन के टर्म्स में देखें तो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में, इसीलिए हम इनको मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कहते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं परफॉर्म करते, इसलिए ये इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं किए जाते। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एक करके हम सारे एंडोमेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया यूकेरियोटिक सेल को तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। उसको इन्होंने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो मान लो अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है इस तरीके से ईआर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो ये जो कि साइटोप्लाज्म है और दूसरा पार्ट जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो स्पेस में इसको डिवाइड कर रहा है। एक है ल्यूमिनल जो कि इनसाइड ईआर है, ग्रीन कलर से जो दिखा रखा है, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। क्लियर? उसके बाद
ER often shows ribosome attached to their outer surface. देखो जो ER है उसके ना दो टाइप्स होते हैं, एक हो सकता है वो RER, दूसरा हो सकता है SER। तो ऐसे ER जिनके पास राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनका सरफेस रफ हो जाता है, और जिनके पास ये नहीं होते उनको हम SER कहते हैं। जो RER है अगर उनके पास राइबोसोम है मीन्स वो किस में इन्वॉल्व होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सिक्रेशन में, जबकि जो SER है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और एनिमल सेल में अगर देखें तो वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है। क्लियर? RER बहुत एक्सटेंसिव होता है और ये कंटिन्यूटी में होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। जैसे अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की तो यहीं से वो कंटिन्यूटी फॉर्म कर रहा है। तो RER कंटिन्यूटी में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। देन आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को किसने दिया था? कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। कैसा स्ट्रक्चर है? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के पास ही दिखता है हमें। इनका नाम गोल्जी बॉडीज पड़ा साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। ये कैसे बने होते हैं? यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी से बने होते हैं, जिनका जो साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर में। ये स्टैक्ड होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो है वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं, मीन्स ऐसे इस तरीके से। कंसेंट्रिकली का मतलब होता है ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं नियर न्यूक्लियस, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। मीन्स अगर हम देखें तो मान लो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हम बना रहे हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ये था हमारा ER। अब यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होगा वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा? इस तरीके से प्रेजेंट होगा गोल्जी बॉडी। मीन्स इसका कॉन्वेक्स साइड जो है वो होगा ER की साइड, मीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिस फेस, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग, यहीं से फॉर्मेशन हो रही है। और जो इसका ऑपोजिट है वो जो है वो मैच्योरिंग, कॉनकेव एंड ट्रांसफेस होगा। ठीक है, सिस और ट्रांसफेज आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड है, जबकि ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। गोल्जी ऑपरेटर्स का अगर प्रिंसिपल फंक्शन देखें तो इनका काम है पैकेजिंग मटेरियल का, एंड पैकर मूवर की तरह काम करते हैं। पहले ये पैक करेंगे और उसके बाद डिलीवर करते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट को भी और इंटरसेलुलर को भी। इंटर मीन्स सेल के बाहर। मटेरियल्स जो पैक हो रहे हैं वो वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। ER से जो प्रोटीन्स या लिपिड की सिंथेसिस हो रही है वो यहाँ पे गोल्जी बॉडीज के पास आते हैं। गोल्जी बॉडीज जो है उनको वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करके देन उसको मैच्योरिंग फेज पे ट्रांसफर करते हैं, और मैच्योरिंग फेज से वो मूव करता है बाकी के पार्ट्स के पास, और इसीलिए ये ER के हमेशा पास होते हैं, क्लोज एसोसिएशन में होते हैं ER के। बहुत सारे प्रोटीन्स जो है राइबोसोम फॉर्म करता है ER में, उनको मॉडिफाई भी करता है ये सिस्टर्नी। मॉडिफाई कैसे करेगा ये क्या करता है, जैसे जो प्रोटीन्स आ रहे हैं ना उन पे ये कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकता है, जिसको हम ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं। तो प्रोटीन पे अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और अगर लिपिड्स पे करेगा तो वो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होगी। ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म कर रहा है मीन्स वो ग्लाइकोसाइलेशन है, और अगर वो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म कर रहा है तो ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो गोल्जी बॉडी करवाता है। द नेक्स्ट जो मेंबर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ये गोल्जी बॉडी का ही रिजल्ट है, गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग प्रोसेस से फॉर्म होता है। और आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल जो है वो हमें दिखते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसे लिपिड को जो करता है लाइपेज, प्रोटीन को अगर कर रहा है तो प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिक एसिड को करे तो न्यूक्लियस। ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमें इसके अंदर मिलते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं।
और ये एंजाइम्स कैपेबल होते हैं इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको डाइजेस्ट करने के कैपेबल होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तभी हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। देन आता है नेक्स्ट मेंबर वैक्यूल। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये वाटर भी कंटेन कर सकता है, सैप भी कर सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कर सकता है, और भी ऐसे प्रोडक्ट जो यूजफुल नहीं है उनको कर सकता है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को। और प्लांट सेल में ये 90% वॉल्यूम कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट बहुत सारे आयंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स लो टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और लो टू हाई कंसंट्रेशन मीन्स बाहर ज्यादा है फिर भी वो अंदर की तरफ कर रहा है, तो जब भी ऐसा कर रहा हो तो वो एटीपी यूज करेगा। अमीबा के केस में भी देखें तो वहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जबकि प्रोटिस्ट के केस में फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स में सेब वैक्यूल हो सकता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चारों जो ऑर्गेनेलीज थे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे होता है कंप्लीट। देन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ये जब तक कि हम उसको स्पेसिफिक स्टेन ना करें, स्टेन ना दें, तब तक ये हमें विजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं वो जेनस ग्रीन है, उससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके देख सकते हैं इजिली। इनका नंबर जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि वो फिजिकली कितना एक्टिव है। जो ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा उन सेल्स में, और अगर कोई ऑर्गन या कोई सेल जो है वो कम एक्टिव है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। शेप और साइज में भी ये बहुत वेरिएशन शो करता है। इसका अगर शेप देखें तो वो ये सॉसेज शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेंड्रिकल हो सकता है, हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, एवरेज अगर हम देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है इसकी 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो ल्यूमन को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में, ठीक है। जो इनर कंपार्टमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस जिसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है ऑर्गेनेल की, वो कंटिन्यूटी में है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स शो करती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई या फिर क्रिस्टा मैट्रिक्स की तरफ को, और क्रिस्टा सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है इनके पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि अपने फंक्शंस प्ले करते हैं। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ पे हम देखेंगे टीसीए साइकिल या फिर क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इनके पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अपना डीएनए होता है, सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ राइबोसोम भी होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70S। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन से डिवाइड करता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, राइबोसोम है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, और ये बैक्टीरिया की तरह फ्यूजन से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? देन आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड हर एक प्लांट सेल में हमें मिलता है एंड यूग्लिनॉइड्स में मिलता है। ये हमें इनको हम इजिली देख सकते हैं एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। ये स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी बियर करते हैं जो कि स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। इन पिगमेंट्स के बेसिस पे प्लास्टिड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास होता है क्लोरोफिल एंड कुछ कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, और इनका काम होता है मेनली लाइट को ट्रैप करना, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत असेंशियल होते हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट के केस में देखें तो वो फैट सॉल्यूबल है। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर।
मीन्स कैरोटेनॉइड टर्म हम कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल के लिए यूज करते हैं। इनका काम है येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करना। जैसे टोमेटो, जो फ्रूट्स या हम वेजिटेबल्स जो पक जाते हैं, जो कलरफुल हो जाते हैं, जैसे ग्रीन टोमेटो है तो उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें, और अगर रेड टोमेटो है तो वो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है, थर्ड टाइप, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और यहाँ पे ये भी शेप में वेरी करता है और ये न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम करता है। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर करता है, लाइक इन केस ऑफ पोटैटो। इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल एंड फैट करता है स्टोर, जैसे कि हम कैस्टर के केस में देख सकते हैं। और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन करता है, जैसे कि हम मेज के केस में देख सकते हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जो ग्रीन प्लांट्स मिलते हैं वो मीजोफिल सेल्स में होते हैं। ये लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, इवन रिबन शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि हम स्पाइरोगायरा में देखते हैं। इनका साइज जो है वो वेरी करता है, जैसे लेंथ इनकी 5 to 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर भी हो सकती है और विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। नंबर वेरी करता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन यूनिसेलर एल्गी, इसके अंदर एक ही होता है। वही अगर हम दूसरा देखें मीजोफिल सेल तो इसमें 20 to 40 हो सकते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इनर मेम्ब्रेन इसका रिलेटिवली लेस परमिएबल है कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। देन स्पेस, इस पे क्वेश्चन भी आया था नीट में। देन स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन कवर कर रहा है उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में मैट्रिक्स कह रहे थे। बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हम थैलाकॉइड कह सकते हैं। ये स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो तुम्हें डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम थैलाकॉइड्स कह रहे हैं। थैलाकॉइड स्टैक्ड फॉर्म में होते हैं और लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, मींस कॉइन्स को अगर हम एक के ऊपर एक करके रखें तो वैसे ही अरेंज होते हैं। ग्रेना के लिए सिंगुलर यूज किया जाता है ग्रेनम, और यहाँ पे इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स भी कह सकते हो। ग्रेना क्या है? ये पूरा जो एक पूरा थैलाकॉइड का जो स्टैक है उसको हम ग्रेना टर्म देते हैं। A flattened membrane, in addition, there are flat membranes tubules called stoma lamellae. अब देखो, जो दो ग्रेना के जो थैलाकॉइड्स हैं वो आपस में किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं? स्ट्रोमा लेमिला के थ्रू। कनेक्ट करता है यहाँ पे डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड्स को। इसके अलावा थैलाकॉइड जो स्पेस इनक्लोज करता है उसको हम कहते हैं ल्यूमन। अगर हम इसको काट के देखें ना, जैसे ये है, अगर इसको अगर हम काट के देखें बीच से तो यहाँ पे हमें सैप लाइक स्ट्रक्चर दिखिए, जिसको हम ल्यूमन कहते हैं। स्टोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, वो एंजाइम्स भी कंटेन करता है, ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास भी स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इनके पास राइबोसोम होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलाकॉइड में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसका राइबोसोम है वो भी 70s है। हम पढ़ यूकैरियोटिक सेल रहे हैं, यूकैरियोट्स में नॉर्मली 80s राइबोसोम होते हैं, लेकिन अगर इसके ऑर्गेनली वाले राइबोसोम देखें तो वो 70s होते हैं। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, इनमें 70s होते हैं राइबोसोम। देन यहाँ पे जो ये भी सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनली में आता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है। That's why they are also semi-autonomous organelle. They comes under. Then नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज अ डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। 1953 में हुआ था। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है प्लस प्रोटीन, इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम का ही दूसरा नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, और इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है। देन यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80s होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है। इनके पास दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। अगर हम 80s में देखें तो वहाँ पे 60 + 40 होता है, 60 एंड 40 प्लस नहीं करना है, 60 एंड 40। वही अगर हम 70s का देखें तो वहाँ पे 50 एंड 30 एस सब यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे एस क्या है?
स्वेडबर्ग्स यूनिट है। स्वेडबर्ग्स यूनिट किसके लिए यूज करते हैं हम? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किया जाता है, ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। दोनों 70s और 80s दोनों दोनों दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, स्मॉलर और लार्जर, और इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। और ये कब जुड़ते हैं? जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। देन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का नेटवर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं इसके अंदर। ये पूरे सेल में फैले होते हैं, इसीलिए साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये सेल के स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये किस में इन्वॉल्व होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करके रखता है साइटोस्केलेटन। तो ये क्या है? नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। देन इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। अब अगर हम साइटोस्केलेटन में देखें तो हम सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ते हैं, देन हम सेंट्रियोल्स भी पढ़ते हैं। सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला भी एक साइटोस्केलेटन का फॉर्म है। यहाँ पे देखोगे इसके स्ट्रक्चर में तो सीलिया का सिंगुलर सीलियम, फ्लैजिला का सिंगुलर फ्लैजिलम। ये क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं सेल की, सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, हमने बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो पढ़ा था वो किसकी एक्सटेंशन थी? सेल वॉल की थी। यहाँ पे किसकी एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? जैसे हम जब बोट चलाते हैं तो बोट में चप्पू होती है ना, वैसी। causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। हम पानी पीछे करते रहते हैं तभी बोट आगे बढ़ती है, वैसे इसका जो सीलिया है वो वैसे ही वर्क करता है। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है और ये सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होते हैं, बट ये जैसे कि अभी मैंने बताया स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम सेल वॉल की एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की पढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो देखा गया कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला है वो कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इनका जो कोर होता है वो होता है एक्सोनिम। कोर पार्ट देखो क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी है ये सारा का सारा क्या है? एक्सोनिम फॉर्म कर रहा है। मीन्स कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक्सोनिम का ही पार्ट है। तो जो कोर पार्ट है उसको हम एक्सोनिम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं लॉन्ग एक्सिस पे। एक्सोनिम में 9 डबलेट्स होते हैं जो कि रेडियली अरेंज है पेरिफेरी पे, और सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है 2, इसलिए हम कह रहे हैं पेयर ऑफ लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। मीन्स 9 तो डबलेट है यहाँ पे, 9 तो डबलेट है प्लस 2 सिंगलेट है यहाँ पे। तो इस अरेंजमेंट को, जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 एरे। सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से, और इनके बाहर कवरिंग भी होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ, जो कि पेरिफेरल डबलेट से भी कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक सेंटर और पेरिफेरी को कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे 9 डबलेट्स है, मीन्स 9 रेडियल स्पोक होगा। और पेरिफेरल डबलेट्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर्स। और बोथ सीलिया और फ्लैजिला जो है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं, जिसको कहा जाता है बेसल बॉडी। मीन्स बेसल बॉडी से ही ये इमर्ज होते हैं। देन आता है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम अगर देखें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इस तरीके से होगा, 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि आपस में परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं, और इसी के आसपास प्रेजेंट होगा एमॉर्फस फ्लूइड, ठीक है। तो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमने सेंट्रियोल कहा, यहाँ 2 सेंट्रियोल हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ये सराउंड होते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, ये जो ब्लू कलर का दिखाया मैंने। दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं वो परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे आपस में, और जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पे 9 डबलेट्स होते हैं जो कि इवनली स्पेस्ड होते हैं पेरिफेरी पे, और ये टिबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। हर एक पेरिफेरल फिब्रिल जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है वो लिंक्ड होता है आपस में। और यहाँ पे सेंट्रल पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल रीजन का उसको हम कहते हैं हब। मीन्स यहाँ पे सेंटर में सिर्फ प्रोटीनेशियस मटेरियल प्रेजेंट है, और पेरिफेरी पे
इस तरीके से ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होंगे और ये सारे सेंटर से कनेक्टेड होंगे रेडियल स्पोक्स के थ्रू, और ये आपस में भी कनेक्टेड होंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें। क्लियर है। सेंट्रल रीजन को हमने हब कहा, ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक्स के थ्रू कनेक्ट होगा जो कि प्रोटीन से ही बना है। जो सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है सीलिया एंड फ्लैजिला का, और इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करता है। स्पिंडल फाइबर की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस देखेंगे सेल डिवीजन के टाइम में एनिमल सेल में, वो भी यही फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा साइटोस्केलेटन हुआ खत्म। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल, जो सेल ऑर्गेनेली है वो ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मेनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है और ये पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करती है हमारे। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के पास ही है सारे इंफॉर्मेशन, किस तरीके से कौन सा प्रोसेस होगा, कहाँ पे कौन से जीन्स बनेंगे, कौन से प्रोटीन्स बनेंगे। ये जो है फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के टाइम पे। इसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है और इसका जो नाम है क्रोमेटिन वो दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा गया। अगर हम इंटरफेस के न्यूक्लियस को देखें, इंटरफेस का न्यूक्लियस कैसा होता है, जो रेस्टिंग फेस का न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। मीन्स यहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, कोई डिवीजन नहीं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो एक्सटेंडेड होता है और इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फाइबर्स के फॉर्म में, जिसको हमने क्रोमेटिन नाम दिया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज हमें दिखती है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील करता है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये भी दो पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और वो जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं वो 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है उनके बीच में। अच्छा, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बैरियर फॉर्म करती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर है सेल का। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में है। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इस तरीके से होगा, यहाँ पे ER कंटिन्यूएशन में हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये बैरियर फॉर्म कर रही है ना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच के लिए। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूटी में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इनके पास राइबोसोम भी हो सकता है। और बहुत सारे जगहों पे ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इंटरप्टेड होते हैं पोर्स के थ्रू। मीन्स बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होता है। यही पोर्स कैसे बनते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है ये। और यहाँ पे जो ये पोर्स होते हैं वो पोर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि RNA एंड प्रोटीन, और ये बोथ डायरेक्शन में होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। अब मेनली जो है पर सेल सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर तुम देखो तो हम अगर ये देखें एरिथ्रोसाइट्स देखें उनमें तो होता ही नहीं है। RBC मैच्योर RBC या सीव ट्यूब सेल देखें उनमें नहीं होता। वही अगर हम पैरामीशियम देखें, पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है। अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होता है। कोकोनट वाटर, वहाँ पे भी मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल वेरी कर सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए लिविंग। देन आता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोली क्या है, न्यूक्लियोलस ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और इसका जो कंटेंट है वो कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है और ये साइट है एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस का। लार्ज और मोर न्यूमरस न्यूक्लियर प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कोई सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोलस चाहिए। मीन्स राइबोसोम में RNA प्रेजेंट होता है ना, तो RNA कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जहाँ ज़्यादा होगा
वहाँ आरआरएनए ज़्यादा फॉर्म होगा, आरआरएनए ज़्यादा फॉर्म होगा तो राइबोसोम की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, राइबोसोम की फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रही है मीन्स प्रोटीन प्रोडक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये नंबर डिपेंड कर सकता है कि सेल किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है मेनली। देन कम्स इंटरफेस न्यूक्लियस जो है इनके पास लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है प्रोटीन का जिसको हमने क्रोमेटिन का, लेकिन जब ये इंटरफेस न्यूक्लियस सेल डिवीजन में एंटर कर जाता है तो वहाँ पे यही क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, ठीक है। और क्रोमेटिन जो है इसके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और आरएनए भी होता है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए, ये सब होता है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल का डीएनए जो है 2 मीटर लॉन्ग हो सकता है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स 46 जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 मीटर डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 46 में। इसलिए 46 है मीन्स वो 23 पेयर्स है, हम डिप्लॉयड है तो हमारे में पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अगर हम हर एक क्रोमोसोम को देखें जो कि कब विजिबल होते हैं, सिर्फ डिवाइडिंग फेज में, इंटर फेज में वो क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर के दो सरफेस पे प्रेजेंट होता है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर जो है वो होल्ड करके रखता है दो क्रोमेटिड को। ये स्ट्रक्चर जो है साइड में तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट होगा काइनेटोकोर और ये सेंट्रोमियर जो है दो क्रोमेटिड्स को करके रखेगा होल्ड, ठीक है। और सेंट्रोमियर की पोजीशन पे ही हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी वो बिल्कुल मिडल में होगी, जैसे कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिखा रखा है। अगर मिडल में है तो मेटासेंट्रिक, अगर इसकी पोजीशन थोड़ी सी भी वेरी करती है, मीन्स अपर साइड पे या लोअर साइड पे कहीं पे भी वेरी करती है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तब हम करेंगे सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में हमें 2 इक्वल आर्म्स मिल रहे थे, सब मेटासेंट्रिक में एक हमें थोड़ा सा शॉर्टर मिलेगा और दूसरा आर्म हमें लॉन्गर मिलेगा। देन थर्ड टाइप जो है वो है एक्रोसेंट्रिक। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो टुवर्ड्स एंड होती है, टर्मिनल पोजीशन के पास में होती है। अब टर्मिनल के पास में है तो एक एक्सट्रीमली लॉन्ग हमें आर्म दिख रहा है यहाँ पे और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म दिख रहा है। और लास्ट वन जो है वो है टिलोसेंट्रिक। इन केस ऑफ टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो बिल्कुल टर्मिनल पे होती है और जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही आर्म यहाँ पे दिखाई देता है। तो इन चारों में अगर हम शेप्स देखें, मेटासेंट्रिक कैसा दिखा रहा है हमें, वी शेप, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल आर्म्स हैं। अगर हम सब मेटासेंट्रिक देखें तो ये हमें दिखा रहा है एल शेप, ठीक है। और अगर हम एक्रोसेंट्रिक देखें तो एक्रोसेंट्रिक के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जे शेप दिखता है। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के केस में हमें आई शेप दिखता है क्योंकि यहाँ पे दूसरी जो आर्म है वो गायब है। तो टीलोसेंट्रिक में बन गया आई शेप। ये सारे शेप्स जो हैं वो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे देखते हैं। अच्छा, कौन सा स्टेज होता है जिसमें हमें जो क्रोमोसोम का शेप है या स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल होता है? बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन सा है, तुमने कमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसमें जो ये दोनों डायग्राम है ना, ये दोनों ही एक्रोसेंट्रिक के हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये टीलोसेंट्रिक का दे रखा है, क्योंकि टीलोसेंट्रिक में एक आर्म तो होता ही नहीं है ना, सिर्फ इस तरीके से होता है वो। क्लियर? तो यहाँ पे ये कौन सा है, मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है और ये दोनों ही एक्रोसेंट्रिक है। देन आता है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है ना, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हमने कहा था सेंट्रोमियर। अब कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होते हैं एट अ कांस्टेंट लोकेशन, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या है, ये यहाँ पे मार्कर की तरह यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं एज अ आइडेंटिफिकेशन फीचर। तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिखता है हमें, इसीलिए इसको हमने सैटेलाइट नाम दिया। तुम इस क्रोमोसोम में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ऊपर क्या है, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था, एक और कंस्ट्रक्शन आ गया, इस कंस्ट्रक्शन के बाद जो फ्रेगमेंट है या जो स्ट्रक्चर है ऊपर, इसको
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो या सैटेलाइट कह सकते हो। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन को हम एनओआर रीजन भी कहते हैं। एनओआर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्लियर। देन आता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं? ऐसे छोटे वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो कि एंजाइम्स कंटेन करते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फेरोसोम्स, ये सारे माइक्रो बॉडीज हैं जो कि बहुत फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल्स के अंदर हो सकते हैं ये। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।